Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video I am going to solve Physics 2024 CUT exam paper with detailed solution which is going to be very helpful for 2025 aspirants जो कि अभी मार्च मंथ में ही एग्जाम होने वाला है. ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट गाइस. क्वेश्चन फर्स्ट. Two planets P1 and P2 having masses m1 and m2 revolve around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit है, दो प्लेनेट है P1 और P2 जो रिवॉल्व कर रहे हैं with their time period T1 and T2 respectively. The minimum and maximum distances of planets P1 from the sun are r and 3r respectively. प्लेनेट P1 का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो r है और मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 3r है. कहाँ से है? सन के रिस्पेक्ट में है. वेयर एज फॉर प्लेनेट P2 दीज आर 2r and 4r रिस्पेक्टिवली. प्लेनेट P2 के लिए जो डिस्टेंस दिया गया मिनिमम 2r है, मैक्सिमम 4r है. और इज ए कांस्टेंट एज्यूमिंग m1 and m2 आर मच स्मॉलर देन द मास ऑफ सन द मैग्नीट्यूड ऑफ T2 डिवाइड बाई T1. तो ये आपका सन है, आप यहाँ प्लेनेट मान सकते हैं, इसमें रिवॉल्व कर रहा है. इस कंडीशन पे मिनिमम डिस्टेंस आएगा d मिनिमम और इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टेंस आने वाला है. वी नीड सेमी मेजर एक्सिस. तो सेमी मेजर एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का एवरेज आएगा d मिनिमम प्लस d मैक्स डिवाइड बाई 2 एंड अप्लाई केपलर्स लॉ t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब. सेमी मेजर एक्सिस a की वैल्यू क्या आ जाएगी? लाइक दिस टू दिस. ठीक है, जो हमारे पास मेजर एक्सिस है उसका हाफ ले लीजिएगा. अप्लाई दिस फार्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू T2 divided by T1 is equal to 3 by 2 square root 3 by 2. Option A is correct here. Question 2. Which one of the following pairs of phenomena illustrates the particle aspect of wave particle duality? जब पार्टिकल मोशन में रहेगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ रहेगा, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ. जो पार्टिकल फिनोमेना होगा, पार्टिकल फिनोमेना को इलस्ट्रेट कौन करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक है, और जो वेव फिनोमेना होता है, वेव फिनोमेना ये आपका एस्पेक्ट होता है लाइक ब्रैग्स लॉ. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेविसन एंड जर्मन जो एक्सपेरिमेंट था कि हमारे पास क्रिस्टल था, क्रिस्टल प्लेन पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट किया था और डिफ्लेक्शन दिखाई दिया था, तो वह वेव फिनोमेना हो जाएगा. इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन वेव फिनोमेना होता है. तो ब्रैग्स लॉ हुआ, इंटरफ्रेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ये आपका वेव में चला जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होने वाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हेन जो एनर्जी रहेगा, फोटोन एनर्जी जब इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. ठीक है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ होते हैं, जो एक्सेप्टर प्लेट है वहाँ तक ना पहुँच पाए, जो अपोजिट वहाँ पर बायसिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग पर्टिकुलर इक्विवेलेंट कर सकते हैं ई वी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स. वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो वी नॉट इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आप ये आपका जो फर्स्ट ए था इट इज़ मैचिंग विथ 4. सिमिलरली यू कैन डू फॉर अदर्स. वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? इट इज़ जो इंसिडेंट एनर्जी है माइनस के मैक्स. यहाँ से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, वर्क फंक्शन आ जाएगा. एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगा जो भी आप फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो मेटल सरफेस पे, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा. मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बिलो जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के एबव ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है. तो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसकी जो वैल्यू आएगी वर्क फंक्शन डिवाइड बाई एच आ जाएगा. एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है. पी को हम लोग लिख पाएंगे स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. अकॉर्डिंगली आप मैच कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 4. द रेशियो ऑफ चार्ज Q एंड पोटेंशियल V ऑफ अ बॉडी इज नोन एज कैपेसिटेंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस Q डिवाइड बाई V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Ka डिवाइड बाई T. K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स. क्वेश्चन 5. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड. यहाँ पर फिनोमेना दिया गया है और यहाँ पर आपका पर्टिकुलर डिवाइस है. इंटरफ्रेंस फिनोमेना है, आप इसको मैच कर सकते हैं.
ये आपका लाइट्स मिरर है, जो अप्रोप्रिएट मैचिंग था, सभी को आप ध्यान में रखते हुए मैच करेंगे तो आप इस तरह से मैच कर पाओगे। डबल रिफ्रैक्शन, बेबिनेट कंपनसेटर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट ग्रेटिंग एंड फ्रेनेल डिफ्रैक्शन जोन प्लेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द वेलोसिटी इन अ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एट रेजोनेंस? जो गिवन ऑप्शन था, गिवन आंसर बी था, बट अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन 0 डिग्री होना चाहिए था। ड्राइविंग फोर्स एंड द वेलोसिटी आर इन फेज एट द रेजोनेंस कंडीशन। ओके, यू कैन क्रॉस चेक इट फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो और एंड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया गया है। यू कैन डू इट लाइक ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा a इंटू ए, दैट इज ए हो जाएगा। a इंटू ई बार ये टर्म रहेगा जो सर्वाइव भी करेगा। e इंटू ए यहाँ पर बचे रह जाएगा एंड e इंटू ई बार ये आपका 0 हो जाएगा। ई बार 0 हो जाएगा दिस एंड ए आपका ए हो जाएगा। और इस दोनों टर्म में से जो रिमेनिंग दो टर्म है आप ए को कॉमन ले सकते हैं तो e प्लस ई बार आएगा। e प्लस ई बार की जो वैल्यू आएगी 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो a इंटू 1 करेंगे a आ जाएगा, a प्लस ए आ जाएगा, तो इट इज मैचिंग विद दिस, a के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली डू इट सेकेंड जो नंबर दिया गया है a प्लस ई, ए बार ई बार, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ओपन करोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आएगा। यही दोनों टर्म सर्वाइव करने वाले हैं दिस। थर्ड वन, इसको भी सॉल्व कीजिए तो जो यहाँ भी देखिए आपका 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आएगा, ये दो टर्म सर्वाइव कर जाएगा। जो लास्ट है ये तो बहुत ही ईजी था, सिंपली a और a इंटू ई सर्वाइव करेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, आप मैच करके चेक कर सकते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड, यहाँ भी आपका पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक फिनोमेना दिया हुआ है, मैच करना था। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? नो हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकारिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, आप मैच कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन इसका जो फाइनल आंसर की था उसे ड्रॉप कर दिया गया था। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर डी वाई मिसिंग था, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। आपको अगर चेक करना है कि इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, फॉर दैट यू कैन टेक दिस लाइक m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव, और n का चेक करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। इफ इट इज इक्वल देन यू कैन से दैट कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है विच इज़ नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है तो यह इन एग्जैक्ट था। एंड बाकी आप इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या कर सकते थे, यू कैन कंसिडर दिस एज अ होमोजीनियस। इफ यू आर डूइंग डी वाई बाई डी एक्स तो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिग्री 3 पॉलिनोमियल, होमोजीनियस पॉलिनोमियल बन रहे हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बाय टेकिंग y बाई एक्स इज अ न्यू वेरिएबल लाइक v, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ को आप देख पाएंगे, यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, टंगस्टन है। तो आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर मेटल की कनेक्टिविटी को चेक करें तो हमारे पास जो कनेक्टिविटी में आएगा प्लेटिनम हो गया, देन गोल्ड आएगा, फिर सिल्वर आता है। ये मेटालिक कॉन्टैक्ट बनाने में यूज भी किए जाते हैं, कंडक्टिव कोटिंग में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कॉपर वायर देख सकते हैं, कॉपर भी यूज होता है। तो आपका जो जितना मोर कंडक्टिव है उतना लेस रेजिस्टिव होगा, तो सबसे कम रेजिस्टिव कौन होगा, सिल्वर होने वाला है, देन कॉपर आएगा। तो सी लास्ट में है, फिर बी आना चाहिए, ऑप्शन डी में है। अब बाकी इनका जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है उनको आप मैच कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर जो डेटा होगा रेजिस्टिविटी को मेंशन किया गया है। टंगस्टन रेजिस्टेंस मोर रहे, रेजिस्टिविटी मोर रहने वाला है, फिर एल्यूमिनियम है, देन कॉपर एंड लिस्ट रेजिस्टिविटी सिल्वर की आएगी अमॉन्ग द लिस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 11, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें से कौन सा फिनोमेना, कौन सा थ्योरी पहले आया था उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डरिंग करना था। तो केपलर्स लॉ देखिए, ये आपका
स्टार्टिंग फर्स्ट फिनोमेना आपका यही आ जाएगा। 1600 के आसपास में इसका केपलर्स ने प्रिंसिपल दिया था। एंड देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन्होंने अपने बुक प्रिंसिपिया में डिस्कस किया था, लॉज ऑफ मोशन। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड जो फाइनली आएगा लास्ट आएगा बर्नौलीज थ्योरम, जो अपने बुक में उन्होंने 1738 में दिया था। तो अकॉर्डिंगली आप इसको ऑर्डर में पुट कर सकते हैं DCBA। क्वेश्चन नंबर 12, द रिवर्सिबल इंजन एंड एन इरिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, द efficiency of reversible engine operates on an ideal Carnot cycle which is most efficient possible heat engine cycle between two temperatures. Its efficiency is given by the Carnot efficiency formula. Eta is equal to 1 minus Tc divided by Th. Tc क्या है? कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर रहेगा। Th क्या है? हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर रहेगा। तो जो रिवर्सिबल रहेगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होने वाला है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, लेट NMB, NBE and FD denote the number of ways in which two particles can be distributed in two energy states according to Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics respectively. Then their ratios, इनका जो रेशियो है NMB, NBE and NFD पूछा हुआ है। यू कैन फाइंड इट। जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान रहेगा, यहाँ पर जो पार्टिकल रहेंगे वो डिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। मतलब दो पार्टिकल है, दोनों को आप अलग अलग बता पाओगे, नाम दे पाओगे कि यह ए टाइप का है या बी है, दोनों अलग अलग रहेंगे, डिस्टिंग्विशेबल रहने वाले हैं। एंड जो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स दिया गया था, तो दोनों में मतलब किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है। तो यू कैन पुट बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी इन E1, both particles A and B in E2, one particle in E1, that is A particle in E1, B particle in E2। क्योंकि दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं, अलग अलग आप एज्यूम कर सकते हो, तो पार्टिकल A को आप E2 में रखिए और पार्टिकल B को E1 में रखिए। 4 पॉसिबल वे। सिमिलरली Bose-Einstein statistics, particles are indistinguishable and any number of particles can occupy the same energy state। तो यहाँ पर देखिए अब पार्टिकल क्या है, उनको अलग अलग आप पहचान नहीं कर पाओगे, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो बोथ पार्टिकल इन E1, बोथ पार्टिकल इन E2, वन पार्टिकल इन E1 एंड वन पार्टिकल इन E2। यहाँ पर आप A एंड B नाम नहीं दे पाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। तो एक को आप फर्स्ट में रखोगे, सेकंड को सेकंड लेवल में रख सकते हो। ओवरऑल 3 स्टेट्स बन जाएंगे यहाँ पे। एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड नो टू पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक स्टेट में एक पार्टिकल रहेगा, दूसरे स्टेट में दूसरा पार्टिकल आ जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 14, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Tc डिवाइड बाई TH। अगर आप TH को बढ़ा रहे हो, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या इसको सोर्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाला टर्म है ओवरऑल रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स इफिशियंसी इंक्रीज होने वाली है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 15, लेट्स कंसिडर नाइट्रोजन गैस ओबेज द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट विद बेस्ट फिट वैल्यू ऑफ पैरामीटर A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस। एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, एज्यूम ईच मॉलिक्यूल इज ए स्फीयर। मॉलिक्यूल को स्फीयर ट्रीट करना है। तो द स्क्वायर्ड वॉल्यूम B is the volume occupied by 1 mole of gas molecules। 1 mole of gas molecule का जो वॉल्यूम है वो B दिया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट फाइंड 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, तो B डिवाइड बाई 1 मोल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट विच इज इक्वल टू 6.48 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। Equal it by a spherical volume 4/3 pi r cube because we have to consider nitrogen gas molecule as a sphere। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस मिल जाएगा, रेडियस इक्वल टू 2.48 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। फॉर डायमीटर यू कैन मल्टीप्लाई बाई 2। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इज 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 16, इफ द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटीज इज ES डिवाइड बाई ET, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। इसमें से कौन करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो जो रेशियो रहेगा एडियाबैटिक इलास्टिसिटी डिवाइड बाई आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, इट इज इक्वल टू ES बाई ET इक्वल टू गामा।
एडियाबेटिक इंडेक्स के बराबर आएगा एंड एडियाबेटिक इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू CP/CV। तो एक ही ऑप्शन ए में क्या होने वाला है, एक करेक्ट एक्सप्रेशन दिया गया है। बाकी जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया है ये आपके रॉन्ग एक्सप्रेशन है। CP-CV इक्वल टू R हो जाएगा, CV/CP 1/गामा हो जाएगा। तो ये सब रॉन्ग एक्सप्रेशन है। इसके अकॉर्डिंग आप बोल पाएंगे कि हमारे पास B, C, D ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट थे, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द हैवियर ऑफ द टू पार्टिकल्स हैज स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन बोथ ऑफ देम। दो पार्टिकल्स हैं, उसमें से एक हैवियर है, तो हैवियर पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ स्मॉलर होगा किस केस में, एक कंडीशंस दिए गए हैं। मूव विद द सेम वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो जो हैवियर रहेगा उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। इफ मोमेंटम इज लार्जर देन उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा h/p, तो रेसिप्रोकल होता है तो स्मॉलर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, दैट्स ओके। देन स्टेटमेंट 2, मूव विद सेम मोमेंटम। सेम मोमेंटम से मूव करेगा तो दोनों का जो पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगा वो सेम आएगा, स्मॉलर नहीं आएगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बी इज फॉल्स स्टेटमेंट। इफ टू पार्टिकल्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा देन जो मोमेंटम रहेगा इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m के बराबर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देन हैवियर हैज हायर मोमेंटम, तो मोमेंटम ज़्यादा रहेगा देन वेवलेंथ कम हो जाएगा, दैट मीन्स स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। फाइनल स्टेटमेंट है डी, फॉल थ्रू सेम हाइट। अगर ये सेम हाइट से फॉल करेंगे जो एनर्जी आएगा इट इज इक्वल टू mgh विच इज प्रोपोर्शनल टू m, जो काइनेटिक एनर्जी है लाइक दिस। तो काइनेटिक एनर्जी जो हाइयर मास रहेगा उसका ज़्यादा आ जाएगा, मोमेंटम ज़्यादा आने वाला है, तो यू कैन से दैट स्मॉलर वेवलेंथ आ जाएगा। तो डी स्टेटमेंट है, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ए, सी एंड डी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। देन क्वेश्चन 18, if the frequency of an AC circuit is increased, what happens to the inductive reactance of the inductor? अगर आप इसका पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे देन जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है इट इज इक्वल टू 2πfl, एफ इंक्रीज करने पर एक्सएल भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 19, when the phase velocity of an electromagnetic wave depends on frequency in any medium, then the phenomena is called dispersion. Dispersion occurs when different frequencies of light travel at different speed in a medium. ठीक है, तो जो फिनोमेना होता है इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। क्वेश्चन 20, A and B are two matrices of the same order. If AB equal to 0 and BA not equal to 0, then necessary. तो हमारे पास कौन सा इसमें कंडीशन है जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होने वाला है। देखिए अगर हमारे पास AB 0 है एंड BA नॉन जीरो है तो ये कंडीशन हो सकता है कि हमारे पास दोनों नॉन जीरो रहें। ठीक है, अगर कोई एक भी जीरो ले लिया, आइदर B इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होने वाला है, BA मस्ट भी 0 हो जाता, बट यहाँ पे नॉन जीरो दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास A और B दोनों क्या होने वाले हैं, नॉन जीरो रहेंगे। और ऐसा कंडीशन आपके पास हो सकता है, यू कैन टेक सेलेक्टिव मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल टू 0 एंड BA नॉट इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, AB दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा। अब बाकी एलिमेंट भी चेक कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आने वाला है ये आपका 0 आने वाला है। लेकिन अगर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इसको अगर यूज़ करेंगे तो एक आपका एक नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगा। तो BA नॉट इक्वल टू 0 है और AB 0 हो जाएगा। ठीक है, देन ओनली ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, दैट इज A नॉट इक्वल टू 0 एंड D नॉट इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर अ BJT assumes that VBE varies between 0.6 to 0.8 volt from cutoff to saturation. Determine the percentage change in VCE if VCB is maintained constant at 5 volt. For a BJT, the voltage between the collector and emitter VCE is related to the base emitter voltage VBE and collector base voltage VCB. Formula is given here. VCE is equal to VCB plus VBE. VCB it is constant at 5 volt. तो इसको आप कांस्टेंट रखेंगे दोनों केस के लिए, और VBE वेरी कर रहा है 0.6 to 0.8, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली दोनों कंडीशन के लिए VCE फर्स्ट 5.6 वोल्ट आ जाएगा, VCE 2 5.8 वोल्ट आ जाएगा।
फाइंड द चेंज एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज. इट इज इक्वल टू 3.57, approximately 3.6%. Option A is correct here. Question 22. Which of the following statements about Lissajous figure is true? इसमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो Lissajous figures are formed by superposition of two perpendicular harmonic oscillations. That is option A जो लिखा गया था वह इनकरेक्ट होने वाला है. The shape of Lissajous figures depends on frequency ratio of two oscillations, phase difference between the two oscillations. इन पर डिपेंड करेगा. The amplitude of oscillations only affect the size of the figure, not its shape. शेप उसका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, बस इस साइज को लार्ज कर सकता है, छोटा कर सकता है, लाइक दैट. तो शेप डिपेंड्स ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड, यह गलत होगा. यह फेज पर डिपेंड करने वाला है, फ्रीक्वेंसी रेशियो पर डिपेंड करने वाला है. ठीक है. ऑप्शन डी देखिए, Lissajous फिगर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय फेज डिफरेंस, ये भी आपका इनकरेक्ट होने वाला है, डिपेंड करेगा. एंड जो ऑप्शन सी था, यहाँ पर अगर आप अप्रोप्रिएट चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जाने वाला है. यहाँ पर जो हमारे पास सर्कुलर Lissajous फिगर ऑकर व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर इनकमेंसुरेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था. लेकिन इस केस में क्या आएगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ऑसिलेशन आर इनकमेंसुरेट, इन दैट कंडीशन ये आपका रिजेंबल होता हुआ दिखेगा लाइक अ सर्कल. देन अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं. इन द सर्कुलर Lissajous फिगर कंडीशन क्या होना चाहिए, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ऑसिलेशंस आर इक्वल एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ऑसिलेशंस इज 90 डिग्री. तो आई एम पुटिंग इन ग्रे लिस्ट, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम योर साइड. क्वेश्चन 23. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड. डायमेंशनल फार्मूला है, सिंपल से फार्मूलेज हैं. प्लैंक कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी के बराबर इक्विवेलेंट आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला. तो mL2T-2, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, सिंपली L के बराबर आ जाएगा, लेंथ होगा. ठीक है. तो आप इस तरह से एक दो आप चेक करके बता पाएंगे. एंड प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकेंड होता है, तो T से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो mL2T-1 आ जाएगा, 3 से मैच कर जाएगा. एंड रिमेनिंग आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा. यू कैन मैच इट. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 24. द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इज. इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा हो जाएगा, द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल. तो देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट होने वाला है, इस पर आपने एक पॉइंट ई लिया, इस पर एक पॉइंट लिया गया है. इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, ये इससे रिपेल करेगा. अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखोगे तो रिपेल करेगा, उसका डायरेक्शन ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इनका जो रिजल्टेंट आएगा इट इज़ पैरेलल टू दिस एक्सिस, पैरेलल रहेगा. ठीक है. एंड अपोजिट होने वाला है, किसके अपोजिट रहेगा, पी के अपोजिट रहेगा. पी का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा -q टू +q. तो ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाला है, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E is parallel to the axis of the dipole but points in the opposite direction to the dipole moment. तो दोनों के बीच में एंगल 180 होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एंड जो वैल्यू आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का इट इज 1.4πε0 P डिवाइड बाई r3. ये पर्टिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई अगर पॉइंट है तो वैल्यू आने वाला है. क्वेश्चन 25. इफ r इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज अ पोजिशन वेक्टर, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड. तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आर पूछा है, डाइवर्जेंस करेंगे तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप. ठीक है. अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, 3 आ जाएगा. 2023 में इसके जस्ट एक साल पहले वाले एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होगा, 3. वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट था. यहाँ भी आपका पूछा हुआ है तो आप मैच कर सकते हैं. कर्ल ऑफ आर ये 0 होता है और यहाँ पर्टिकुलर आप आर के अलावा r⁴n भी अगर यूज कर रहा है इंटू आर वेक्टर आर, यह भी 0 होता है. दोनों केस में आप 0 रहेगा, इसको आप देख सकते हैं. एंड ग्रेडियंट आर ये आपका नॉर्मल डेरिवेटिव ले सकते हैं एंड आर कैप अप्लाई कर दीजिएगा. जो हमारे पास स्केलर फील्ड है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ आर ओनली. तो आप सिंपली इस तरह से कर पाएंगे. तो इट इज इक्वल टू आर कैप विच इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड. तो इससे मैच कर जाएगा. एंड जो रिमेनिंग है ग्रेडियंट 1/r इट इज इक्वल टू दिस. ओके. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. एंड तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो.
एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम से पहले आपका जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो जाएंगे। एंड 2017 से लेकर के 2023 के वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, उनको आप देख सकते हैं। पहले CU CET करके एग्ज़ाम हुआ करता था, पैटर्न दोनों का सेम है, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करता है। और जो CU CET जब से चेंज हुआ था नाम इसका, CUT हो गया था 2022 से, तो 2022-2023 का भी क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, यू कैन विजिट। ओके देन, थैंक यू।